आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसानों वैज्ञानिकों की संगोष्ठी हुई, जिसमें गुजरात के राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में अपनी बात को कही। शुरुआती तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, फिर योगी की तारीफ करते हुए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हाल को दर्शाया। लेकिन उनके मूल बात में जिसके लिए आए थे, वो किसान की संगोष्ठी में हरित क्रांति की बात करने, सच उनके मुख से निकल ही पड़ा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा, उत्तर प्रदेश हो या भारत, आज स्लो पॉइजन लेने को मजबूर है। आप सोच रहे होंगे कि राज्यपाल ने ऐसा क्या कह दिया कि देश की जनता स्लो पॉइजन ले रही है। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि जिस तरह से खेती की जा रही है और अधिक उत्पादन के लिए इतनी यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे आज के आदमियों की स्थिति खराब होती नजर आ रही है। यही नहीं, संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि निराश्रित पशुओं के लिए जो हमने चारागाह बनाए हैं, उनमें से बहुत से पशु, कई जनपदों में घटनाएं सामने आई जिसकी वजह से कई सारे पशु एक साथ काल के गाल में समा गए, जिसकी जांच होने के बाद पता चला कि उस फसल में अधिक यूरिया के प्रयोग होने के कारण उसका चारा भूसा पशुओं ने खाया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात जिस फसल के भूसे को खाकर जानवर नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो इंसान की क्या दुर्दशा होगी, आप खुद सोचिए। सरकारें ऑर्गेनिक खेती, यूरिया की खेती और प्राकृतिक खेती का अंतर भी नहीं कर पा रहे हैं। ना तो इनको कोई बढ़ावा देने का, प्रोत्साहन देने का कार्य किया जा रहा है। वो अलग बात, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो कोई किसान प्राकृतिक खेती करेगा, उसके 3 साल के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। इस पर कितना पहल होता है और इसकी कितनी जानकारी लोगों को होती है, ये वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरह से हम अधिक यूरिया के प्रयोग से आज अपनी उपजाऊ भूमि को बंजर बना चुके हैं, उस बंजर भूमि से क्या उत्पादन होगा, आने वाली पीढ़ियां समझ सकती हैं। जिस तरह से आज देश में अधिक उत्पादन और बढ़ती जनसंख्या के चक्कर में फसलों को यूरिया के प्रयोग से बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति हमारे हानिकारक है। एक समय था कहीं कैंसर जैसी बीमारी 20, 25, 50 गांव में एक सुनने को मिलती है, लेकिन आज स्थिति यह है कि हर गांव में 1-2 मरीज कैंसर से पीड़ित हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि मेरे पास स्वास्थ्य के लाभ के लिए, सहयोग के लिए जो एप्लीकेशन आती हैं, मैं उनका तत्काल निराकरण करते हुए उन्हें अनुदान देता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा मांग कैंसर पीड़ितों की होती है। अर्थात जब तक देश प्राकृतिक खेती को नहीं बढ़ेगा, हमारी युवा पीढ़ी, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश इसी तरह बीमारी से ग्रस्त होता रहेगा। आइए देखते हैं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किस तरह से इस पद्धति को बताया और समझाया, किस तरह से लोग समझें, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। भारत सरकार तथा कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से आज प्राकृतिक खेती के विज्ञान और क्षेत्रीय परामर्श पर इस कार्यक्रम में उपस्थित शीर्षस्थ आश्रम में दीक्षित
उसी के साथ भारत के सबसे बड़े विशाल इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के बहुत ही सम्मानित और व्यावहारिक जीवन में सदैव जिन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों का लंबे काल तक मार्गदर्शन किया, ऐसे आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय श्री मनोज कुमार सिंह जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, आदरणीय डॉक्टर एस.के. चौधरी जी, उप महानिदेशक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आदरणीय डॉक्टर योगिता राणा जी, माननीय श्री देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव, माननीय कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जी, माननीय कार्यकारी सभासद कृषि लद्दाख स्टानजिन चांसफेल जी, सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अवनीश अवस्थी जी, बहुत ही सम्मानित सभी वाइस चांसलर्स महोदय, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण और मेरे बहुत ही सम्मानित ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। अभी हम सब के बीच में दो ऐसे प्रवचन में उन्हें कहूंगा, भाषण नहीं, लगता था जैसे हम किसी सत्संग में बैठे हैं और जीवन की ऐसी गंभीर चुनौती के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। निस्संदेह व्यक्ति के जीवन में वो पल पल कभी आते हैं जब उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं होती। मैं आज अपने आप को उस पल का साक्षी मान रहा हूं कि दो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश, एक बीमारू राज्य, दीनहीन, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, किसानों की दुर्दशा थी, जिन्होंने अपने प्रयास और प्रयत्न से भारत में 4 बार कृषि जगत में सर्वाधिक उत्पादन के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में सम्मान भारत सरकार से प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश का मैं पड़ोस का रहने वाला हूं, हमारी रिश्तेदारियां उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 बजे के बाद कर्फ्यू यहां लगता था। हम देरी हो जाती थे तो हमारे रिश्तेदार लड़ते थे, ऐसे अंधेरे में क्यों आ गए, यहां चल नहीं सकते थे। बैल रहेंगे तो बैल गायब, खेत में मोटर रहेगी तो वो खत्म, स्टार्टर उतार लिया, बिजली के तार उतार लिए, सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क थी पता ही नहीं लगता था। आए दिन अपहरण होते थे, आए दिन लूट खसोट। सोचते थे क्या कभी इस प्रदेश में भी कोई परिवर्तन आ सकता है। योगी जी ने अपनी तपस्या से, परिश्रम से, जिनका जीवन ही परोपकार शताब्दी होता है, जीवन अपना तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उनका जीवन है। तो ऐसे यशस्वी, ऐसे दो नेतृत्व जिनका हमने अभी मार्गदर्शन मिला, और मुझे बेहद प्रसन्नता इस बात की है कि दोनों महानुभाव प्राकृतिक कृषि की गंभीरता को कितनी गहनता से समझ चुके हैं। ये अपार प्रसन्नता है और मैं आज के इस समायोजन के लिए आप दोनों ही आदरणीयों को बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। भाई और बहनों, जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय, विशेषकर साइंटिस्ट लोग यहाँ बैठे हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों के लोग बैठे हैं और
कृषि विश्वविद्यालयों के वीसी हैं, उनसे मेरा निवेदन है, जब तक हम इस भेद को नहीं समझेंगे तो प्राकृतिक खेती मिशन नहीं बढ़ेगा। रासायनिक खेती तो हम सब जानते हैं, यूरिया है, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इनपुट्स डालते रहो, और जो स्थिति अभी आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय भारत के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने बहुत मेरे काफी काम को हल कर दिया जो मैंने कहना था। अब मुख्य बिंदु यह है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग इसमें भेद ही नहीं समझ रहे। इसी का परिणाम है कि वो स्वयं भ्रमित हैं और किसानों को भ्रमित हम कर रहे हैं। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो उनको बताया जाता है कि श्रीलंका का क्या बना, वही स्थिति दुनिया की हो जाएगी, ये उदाहरण देते हैं। भाई लोगों, मैं नम्रता से निवेदन करता हूं कि श्रीलंका ने जैविक खेती की थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की थी, इसलिए फेल हो गई, वो प्राकृतिक खेती नहीं थी। अब जैविक खेती क्या है, मैं रासायनिक ही खेती करता था, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, मेरे यहाँ ट्रक के ट्रक आते थे 200 एकड़ में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के फार्म पे, लेकिन एक कर्मचारी दवाई छिड़कते बेहोश होकर के गिरा। वो घटना ने मेरे को बदला कि इस कर्मचारी ने न दवाई खाई ना पी, बेहोश केवल छिड़कने से हो गया। और देश में सैकड़ों लोग, किसान प्रति वर्ष दवाई छिड़कते हुए ही मर जाते हैं इस देश में, आपको इसकी जानकारी। तो उसके बाद मैंने निर्णय लिया, मेरे पास 1600 बच्चे पढ़ते 19 प्रांतों को, मैं उनको यही भोजन खिलाता हूं जिसमें यूरिया, डीएपी, जहर है। मेरे मन में विचार है देश का भविष्य, और मैं सीधा जहर डाल करके इनको खिलाता हूं, ये महापाप है। उस दिन से मैंने परिवर्तन करने का निर्णय लिया और मैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में गया। वहां डॉक्टर हरिओम जी, जिनको पद्मश्री प्राकृतिक खेती में भारत सरकार ने दिया, वो कृषि विज्ञान के हेड थे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं रासायनिक खेती छोड़ना चाहता हूं, इसका विकल्प क्या है? उन्होंने कहा जैविक खेती विकल्प है। हमने उसकी ट्रेनिंग ली, अपने कर्मचारियों को दिलाई। मैंने 5 एकड़ में वो की। पहले साल कीट पतंग खा गई, कुछ नहीं मिला। दूसरे साल फिर पूरी मेहनत से की, 50% मिला, इससे आगे नहीं बढ़े। तीसरी बार की तो हम 80% के लगभग चले गए, लेकिन न तो मेरी मेहनत कम हुई, न मेरी लागत कम हुई, ना मुझे उत्पादन पूरा मिला। मैं उन्हीं डॉक्टर पे गया, हरिओम जी पे, डॉक्टर साहब 3 साल हो गए आपकी ये जैविक खेती करते हुए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मेरी स्थिति ये है। तो वो आप वाली पढ़ाई पढ़े हुए थे। उन्होंने कहा, तभी तो हम कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, और आप जैविक खेती क्यों उलझे पड़े हो इस चक्कर में, वही करो पीछे वाला। सौभाग्य से मैं उस दिशा में जाता, मैंने उनसे पूछा ये कारण क्या है, उत्पादन क्यों नहीं मिलता? तो इसको समझिए मेरे आदरणीय लोगों, बहुत गंभीरता से जानोगे तो आज का आयोजन बहुत सफल होगा। डॉक्टर हरिओम ने मेरे को 2 रिपोर्ट दी, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के वैज्ञानिकों की, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के वैज्ञानिकों की। उसमें उन्होंने रिसर्च किए बाद जो रिपोर्ट तैयार की जैविक खेती की, वो ये थी कि भारत के खाद्यान्न भंडारों को भरने में मुख्य रूप से 2 फसलों का योगदान है, एक गेहूं और एक चावल। आया ना? अब मेरी क्लास में बोलना है, चुपचाप नहीं बैठना। मैं बच्चे पढ़ाता हूं सारी जिंदगी, बातचीत करेंगे तो समझ में आएगी। तो समझिए, 2 खाद्यान्न है, गेहूं और चावल। और उस रिपोर्ट में लिखा था, यदि गेहूं और चावल की प्रति एकड़ भरपूर फसल लेनी है तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है।
आया ना? साइंटिस्ट बैठे ना सभी, बोलो जी मेरे साथ, ताकि आदरणीय कृषि मंत्री जी दिल्ली से चल के आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का कितना कीमती समय, देश का भाग्य बदल जाएगा इसको समझ गए तो आप आज इस विषय को। अब जैविक खेती करें तो गोबर की खाद में 1 टन गोबर की खाद में, ध्यान करो, 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है और हमने कितना चाहिए? 60 किलो चाहिए। तो यदि जैविक खेती से 60 किलो नाइट्रोजन पूरा करना है तो प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद चाहिए। अब आप सबसे मैं पूछता हूं, भारत में क्या इतना पशुधन बचा है कि भारत के इस भूखंड को प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद दी जाए? नहीं बचे, नहीं है। नंबर 2, इतनी गोबर की खाद यदि खेत में पड़ेगी तो उसमें मीथेन जैसी गैसेज पैदा होंगी जो कार्बन डाइऑक्साइड से 22 गुना ज्यादा खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। आया ना? दूसरी बात, तीसरा, जब इतनी गोबर की खाद खेत में पड़ेगी तो उसके बीज को, खरपतवार को कोई निकाल ही नहीं सकता। सारा दिन खुरपी लेकर बैठो, किसान कितनी लागत लगेगी, उसे बचेगा ही कुछ नहीं। है ना? इसका नाम है जैविक खेती। नंबर 2, अब दूसरा अल्टरनेट उन्हीं कृषि वैज्ञानिकों ने दिया। यदि आप 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकते प्रति एकड़ तो यही काम 150 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट कर देगा। अब ये वर्मी कंपोस्ट क्या है? इसमें धरती में गड्ढे बनाए जाते हैं पक्के, उसमें गोबर डाला जाता है, उसमें जो केचुआ अर्थवर्म डाला जाता है वो भारत का है ही नहीं, वो विदेश से लाया जाता है, वो खरीदा जाता है, पैसा देना पड़ता है। और वो जो केचुआ है वो मिट्टी नहीं खाता, मिट्टी में छेद नहीं करता, वो केवल गोबर खाता है और एक टेम्परेचर बढ़ता, मरता और घटता उसमें भी मरता है और शरीर से हैवी मेटल छोड़ता है जिससे वो जाकर के शरीर में रोगों को पैदा करने का काम करता है। ये भी विदेशी मुश्किल से निकाले थे, केचुआ भी विदेशी ले आए। समझ में आई? अब इसमें बनाने के लिए खाद 2.5 महीने लगते हैं। उस केचुआ को उसको छानो, उसको अलग निकालो, गोबर को अलग निकालो। ये है वर्मी कंपोस्ट। ये कितना लगेगा? वो 300 क्विंटल, ये 150 क्विंटल। तो 300 क्विंटल गोबर की खाद के लिए कितना पशुधन चाहिए? 20-30। तो 1 एकड़ में किसान 20-30 पशु पालेगा, बच्चे पालेगा। व्यवहारिक है क्या? और 150 क्विंटल गोबर की खाद चाहिए तो उसमें भी 10 पशु चाहिए। 1 एकड़ में 10 पशु पालेगा, परिवार पालेगा। व्यवहारिक है क्या? इसका नाम है जैविक खेती, इसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो भारत सरकार और प्रदेश सरकारें पिछले लगभग 30-35 सालों से इसको करवा रही हैं। लेकिन ये लोकप्रिय मॉडल पूरे देश में आज तक नहीं बन पड़े। मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है आदरणीय कृषि मंत्री जी से कि ये जो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को एक समझा जा रहा है, इसका भ्रमित होने का कारण क्या है? जब भी हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो उसको जैविक मान करके कृषि वैज्ञानिक और अन्य लोग उससे डर जाते हैं कि ये करेंगे तो खाद्यान्न की कमी होगी और देश भूखा मरेगा, ये प्रोग्राम है। लेकिन अब मैं प्राकृतिक खेती की ओर आता हूं। जैविक खेती समझ रहे? मेरा निवेदन है कि जैविक खेती को पूर्णतया बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि किसानों में भ्रम ना रहे। इसको बंद करना चाहिए। जब आपने एक ही ले लिया कि हमें जहर मुक्त खेती करनी है और प्राकृतिक खेती में उत्पादन नहीं घटेगा, मृदा का स्वास्थ्य बढ़ेगा, पानी 50 से 60% कम लगेगा,
ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, भारत सरकार का 2.5 लाख करोड़ बचेगा, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा, देसी गौ माता बचेगी। इतने लाभ, एक काम अनेक लाभ। और मैं प्रमाण के साथ सारी बात करूंगा। भाई और बहनों, मैं किसान हूं, शिक्षक भी रहा, मैंने हल अपने हाथ से चलाया, गाय का दूध निकालने में मैं एक बार कंपटीशन में फर्स्ट आ चुका हूं। तो ये मैं पूर्ण आज भी भावना उतनी मजबूती से चलाता हूं। अब भी बैल ले आऊं तो मैं गुजरात में हल में चला के आया हूं अभी। तो मैं खेती कागजी कार्रवाई मास्टर नहीं कि जिन्हें डिग्री ली है और जानकारी नहीं है। देश का दुर्भाग्य ये है कि 1 बीघा टुकड़े में आज तक खेती नहीं की, वो उनको खेती सिखा रहे हैं। ये इसका ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। देश को बिल्कुल गलत दिशा में। मैं कतई विरोधी नहीं हूं। मैं डॉक्टर स्वामीनाथन और उस समय के कृषि वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। वो परिस्थिति ऐसी थी जिससे भूखा मरने से देश को उन्होंने बचाया, इसका कोई विरोध नहीं। लेकिन मैं जो निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय कृषि मंत्री जी, आदरणीय योगी जी, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट पढ़वा। जब हरित क्रांति शुरू हुई तो आपके पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हुई थी, जो इससे उत्तराखंड में चला गया। उन्होंने प्रावधान किया था 1 हेक्टेयर में 13 किलो नाइट्रोजन डालना है ना? बोलो जी। बिल्कुल। हम कमजोर विद्यार्थी क्यों आ गए? बोलो ना। 13 किलो 1 हेक्टेयर में। आज आप 1 एकड़ में कितना डलवा रहे हैं? 13 बैग। आया ना? बोलो भाई। 13 बैग, 13 किलो 1 हेक्टेयर में डालने का प्रावधान किया था उन्होंने। ये क्यों हुआ? अब 13 किलो क्यों डालना पड़ा? जो 13 किलो डालते थे तो बहुत उत्पादन पैदा होता था, अब नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक डालते डालते धरती को बंजर बना दिया। अब उसमें कुछ बचा ही नहीं देने के लिए, अब जबरदस्ती डाला जा रहा है। और अब यूएनओ की रिपोर्ट है भाई और बहन, यूएनओ की रिपोर्ट है, यदि इसी प्रकार से आप ये खेती करते रहे तो सारी दुनिया में अगले 40-50 साल में दुनिया की धरती ऐसे हो जाएगी जैसे घर का फर्श होता, पत्थर हो जाएगी, कुछ भी पैदा नहीं होगा। ये रिपोर्ट से आदरणीय डॉक्टर बलजीत सालन जी बैठे पर खड़े हो प्लीज। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सीनियर साइंटिस्ट हैं और माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, प्लीज बैठे। ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 5-6 देशों में माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट के साथ काम किया। ये ऐसे 10-12 साइंटिस्ट थे जो मेरे घोर विरोधी थे, जिनमें डॉक्टर बलजीत सालन के साथ वो हरिओम जी भी। क्यों? इन्होंने आप वाली पढ़ाई कर, लेकिन जब मेरा खेत देखा, इन्होंने मेरी मिट्टी चेक की, डॉक्टर साहब अपनी टीम के साथ आए, इन्होंने 5 तहसील के किसानों की मिट्टी ली और फिर मेरे खेत की मिट्टी ली। 5 तहसील के गांव की मिट्टी को डॉक्टर साहब ने यूं मिलाया, ये माइक्रोबायोलॉजी की, तो इन्होंने वो टेस्ट किया लैब में, तो उसमें 25,07,000 कितने सूक्ष्म जीवाणु पाए जो आप वाली मिट्टी थी, यूरिया डीएपी। और साहब मेरी मिट्टी को जब इन्होंने जांचा, ये बैठे, मेरी मिट्टी के 1 ग्राम मिट्टी में 161 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु, इतना गैप इनको पाया। डॉक्टर साहब उसी समय बदल गए। ऐसा चिंतन आप भी बनाइए। ये वही सीनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी के, ये फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के साइंटिस्ट के साथ काम कर चुके। और इस व्यक्ति ने कहा इतना अनर्थ हमसे हो रहा है, इन्होंने अपनी लैब खोल दी हमारे लिए। इन्होंने घोड़ा, बकरी, ऊंट, गाय, गधा सबके मल टेस्ट की, लेकिन इन्हीं ने जब देसी गाय
हॉस्टल क्या नाम, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, अंगोल, कांकरे, इनका जब गोबर किया, ओहो, इन्होंने रिपोर्ट दी, 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु है देसी गाय के, और हॉस्टल फ्रीजर में वो 70 से 78 लाख पाए गए। और माननीय योगी जी ने जो अभी अपने भाषण में बात की, मैं इनको बधाई देता हूं। निराश्रित पशु जो बेचारे यूं फिरते थे, उनको ये 1500 रुपए दे रहे हैं। जब डॉक्टर साहब ने इन निराश्रित गायों को पकड़ के इनका गोबर टेस्ट किया, तो दूध देने वाली गाय से लगभग 2 गुने जीवाणु इन्होंने पाए, उसमें 300 करोड़ पाए, तो निराश्रित में 500 करोड़ तक पाए, जो धरती की गुणवत्ता को बढ़ाते। क्यों? उनकी ताकत जो दूध बनाने में लगती थी, वो वहां लग के जीवाणु बनाने में लगी। तो ये निराश्रित पशु तो प्राकृतिक खेती के लिए वरदान है, इतना बड़ा इनका उपयोग किया जा सकता है। गाय का मूत्र खनिज का भंडार, सब प्रकार के खेत के रोगों की खत्म। आप साइंटिस्ट बैठे हैं यहाँ, नेमाटोड का कोई इलाज है आपकी पेस्टिसाइड में? बता दे कोई साइंटिस्ट, कोई इलाज है? लेकिन मैं गारंटी के साथ, हमारी दंतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आईसीआर की यूनिवर्सिटी, उनका वीसी, 4 यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नेमाटोड का 100% इलाज अग्नि अस्त्र सिद्ध कर दिया उन्होंने, रिसर्च के बाद कर दिया प्राकृतिक के अनुसार। और उनके यहाँ हल्दी लगाई, बिल्कुल डबल उत्पादन। ये मैंने, आप पूछ लो तो आपके भाई हैं, वो भी यूनिवर्सिटी वही है जिसके आप वीसी हैं। आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दांतीवाड़ा जो हमारे हिमाचल, उसमें गुजरात में, हल्दी लगाई साहब, टेस्ट किया जाए, रासायनिक भी लगाई थी, प्राकृतिक भी लगाई। प्राकृतिक बिल्कुल डबल पैदावार हुई, और उसकी जो गुणवत्ता थी ना, न्यूट्रिशन वैल्यू, वो उससे 2 से 2.5 गुना ज्यादा उसमें मिले। अभी 2.5 महीने पहले एक रिपोर्ट आई है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पश्चिमी बंगाल, एक है तेलंगाना, और 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, सारे ही आईसीआर के साइंटिस्ट हैं। उनकी रिपोर्ट क्या आई है कि इस समय भारत में जो गेहूं और चावल खाया जा रहा है, उस पर रिसर्च किया, उसमें 45% पोषक तत्व है ही नहीं। समझ में आई बात? ये मेरी रिपोर्ट नहीं, आपके आईसीआर के साइंटिस्ट की रिपोर्ट है। 45% पोषक तत्व खत्म हो गए। अब आपसे मैं पूछता हूं, उन्होंने गेहूं और चावल पर रिसर्च किया, वो भी तो उसी मिट्टी में पैदा हो रहे हैं जिसका रिसर्च किया। फल, साग, सब्जी, क्या उनमें ये पोषक तत्व पूरे बचेंगे? वो किसी में भी नहीं बचे। इसीलिए मैं पूछता हूँ, पहले लोग घुटने से सारा दिन काम करते, उनके घुटने खराब नहीं, हम रोज बदलवाते घूम रहे हैं। क्यों साहब? करते कुछ नहीं, घुटने बदल रहे हैं। पहले हार्ट अटैक 3 बार सूचना देता था, पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसा ही था ना? अब डायरेक्ट 22 साल के को आता, उस अस्पताल जा ही नहीं पाता। ये हमने दिया है। इतनी स्पीड से कैंसर बढ़ रहा है। मैं कैंसर सोसाइटी गुजरात का अध्यक्ष हूं। आप जितने साइंटिस्ट, कृषि क्या नाम, डॉक्टर्स एक दिन बुलाए गए हमारी मीटिंग में, तो वहां डॉक्टर जयेश पटेल हैं जो कैंसर हॉस्पिटल जो मुख्य उसके हेड है। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब क्या स्थिति है? उन्होंने कहा 3 साल में 3 गुना कैंसर बढ़ गया, 3 गुना। अभी माननीय योगी जी ने बताया, उनसे लोग सहायता लेने आते हैं, सबसे ज्यादा मरीज कैंसर के आते हैं। छोटे छोटे बच्चे बीड़ी नहीं पीते, शराब नहीं पीते, कोई नशा नहीं करते, 10-10 साल के बच्चे कैंसर, किडनी फेल, पैंक्रियाज फेल, ब्रेन ट्यूमर। भाई लोगों कर क्या रहे हैं? आप केवल उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन उत्पादन उत्पादन। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन भी कम नहीं होता।
अच्छा, यहां जो प्राकृतिक खेती करते हैं किसान, हाथ खड़े करो, ईमानदारी से बताओ, आपका उत्पादन कम हो गया? बोलिए, कोई बताएगा? हर साल, ये देखो जी, प्रमाण है इस बात का, और मैं इस बात का प्रमाण, धान पिछले वर्ष मेरा जो खेत था बंजर था 100 किले का, और उसमें एवरेज पिछले वर्ष मेरा जो चावल का धान का खेत था 120 एकड़ में धान था, मेरा एवरेज 32 क्विंटल प्रति एकड़ आया। आप जितने साइंटिस्ट बैठे हैं, एक मुझे खड़ा हो बता दे 32 क्विंटल, एक बूंद यूरिया नहीं, एक बूंद डीएपी नहीं, 50% मैंने पानी यूज किया, मेरा खर्चा 2000 रुपए एकड़ आया, और रासायनिक वाले का 15 से 20 हजार रुपए खर्चा है। और मेरे धान को खाएंगे तो पहलवान बनेंगे, और आप वाले को खाएंगे तो कैंसरवान बनेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं है। और अगली बात सुनो, जो सबसे चिंता का विषय साइंटिस्ट लोगों के लिए, जिसको न सरकार के ध्यान में बात है, मैं क्लियर, और साइंटिस्ट के तो है ही नहीं, और किसान को उसका पता ही नहीं, कितना बड़ा विनाश। अब ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी चुनौती, बारिश आती तो 2-2 फीट पानी गिरता है, कहीं बूंद पानी की नहीं पड़ती, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं ग्लेशियर पिघल रहे, कहीं नदियां सूख रही, जैसे मंत्री जी ने बताया। ये कारण क्या है? इसके पीछे आपकी रासायनिक खेती और जैविक खेती दोनों का योगदान है। कैसे? इसको ध्यान से सुनना। जब किसान खेत में यूरिया डीएपी छिड़कता है, तो यूरिया डीएपी में नाइट्रोजन है कि नहीं? भाई, आप बदलना नहीं चाहते इसका, नाइट्रोजन है कि नहीं? जब यूरिया डीएपी का नाइट्रोजन किसान फेंकता है, तो वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो एक तीसरी गैस पैदा होती है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। है ना? होता है ना? और योगी जी, मुख्यमंत्री जी, नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है। 312 गुना। सोचिए, आप कार्बन डाइऑक्साइड को जिम्मेदार मानते हो सभी, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार बिल्कुल है, मैं भी मानता हूं, लेकिन आप जो काम और मैं किसानों से करवा रहे हैं, उसके बारे में कभी सोचा हमने? 312 गुना खतरनाक है। देश और विदेश में कितने लाखों करोड़ों टन यूरिया फेंका जाता है, और उसके बदले कितना ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने का काम किया जाता है, ये सोचिए। और ये मीथेन है, ये 22 गुना खतरनाक है जो जैविक खेती में प्रयोग है। दोनों कृषि जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, नीति आयोग में एक मैडम है नीलम पटेल, उन्होंने मेरे को सूचना दी 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है। यदि ये खेती रही तो ये वातावरण जो कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, ये बचेगा नहीं। और इस ग्लोबल वार्मिंग में भी लड़ाई यदि कोई खेती कर सकती तो वो भी प्राकृतिक खेती कर सकती है। हमने ये जहर डाल करके कैसे विनाश प्रकृति का किया। ये थे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, जो कृषक प्रेमी हैं, खेती के प्रेमी हैं, खेती करते हैं और कराते हैं। उन्होंने उत्पादकता को, हमारे पौष्टिक आहार को, भोजन को किस तरह से पकाना है, किस तरह से बनाना है, कैसे उत्पादन करना है, सब आपको बताया। आपको अपने जीवन में किसानों को उसको उतार कर समाज को स्वस्थ बनाने के लिए सरकार को सहयोग करना पड़ेगा। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।